कांग्रेस के पूर्व सांसद वीएस उग्रप्पा का विवादित बयान। उग्रप्पा ने कहा है कि मोदी आधुनिक भस्मासुर है। उग्रप्पा ने यह भी कहा कि मोदी ने लोगों के भविष्य से खिलवाड़ किया है। ಮೋದಿಯವರ ಸರ್ಕಾರ ಅರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಮೋದಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಭಸ್ಮಾಸುರರು ಅಂತ ಹೇಳಿ। यह कर्नाटक कांग्रेस के बड़े नेता और बेल्लारी के पूर्व सांसद वीएस उग्रप्पा। इन्होंने पीएम मोदी को आधुनिक भस्मासुर कहा है। एक बार फिर सुनिए वो बयान जो कांग्रेस के लिए नई टेंशन बन चुका है। ಮೋದಿಯವರ ಸರ್ಕಾರ ಅರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಮೋದಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಭಸ್ಮಾಸುರರು ಅಂತ ಹೇಳಿ। अभी कुछ ही दिन पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को रावण कहा था, जिसका जवाब पीएम ने गुजरात की चुनावी रैली में दिया था। पीएम मोदी पर खड़गे ने फिर एक बयान दिया है। आप तो 2 किलो गालियां खाते हो, लेकिन कांग्रेस को 4 कुंटल गालियां देते हो। वहीं राहुल गांधी ने बीजेपी आरएसएस पर राम नाम को लेकर हमला बोला है। उनका आरोप है कि बीजेपी के लोगों की जुबान पर राम का तो नाम होता है, सीता का नाम नहीं होता। शुक्रवार को भारत जोड़ो यात्रा जब मध्य प्रदेश के आगर मालवा पहुंची तो इस मौके पर राहुल गांधी ने एक जनसभा को संबोधित किया। इसी दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी राम को मानती है, सीता को नहीं। बीजेपी के लोग जय श्री राम करते हैं, मगर कभी जय श्री राम और हे राम क्यों नहीं करते? क्योंकि वो सबसे पहले जिस भावना से राम ने अपनी जिंदगी जी, उस भावना से अपनी जिंदगी नहीं जीते हैं। समर्थक तालियां बजाने लगे तो राहुल गांधी ने लगे हाथ बीजेपी के संगठन में महिलाओं की भागीदारी को लेकर भी सवाल खड़े किए। तो वो जय सिया राम का संगठन ही नहीं है, क्योंकि उनके संगठन में महिला तो आ ही नहीं सकती, सीता तो आ ही नहीं सकती। भाषण खत्म करते करते राहुल गांधी ने आरएसएस पर भी तंज कसा। हमारे जो आरएसएस के मित्र हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, जय श्री राम जरूर, जय सिया राम और हे राम तीनों का प्रयोग कीजिए और सीता जी का अपमान मत कीजिए। मध्य प्रदेश से होते हुए राहुल गांधी की यात्रा कल राजस्थान की सीमा में दाखिल होगी। और न्यूज एंड व्यूज में अब वक्त एक बड़ी खबर का है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि एआईयूडीएफ के प्रमुख बदरुद्दीन अजमल ने एक साथ कई विवादित बयान दिए। उन्होंने कहा है कि हिंदू 3 बीवियां रखते हैं, 40 की उम्र तक शादी नहीं करते। बदरुद्दीन ने अनर्गल बयान देते हुए कहा कि हिंदुओं को बच्चे पैदा करने के लिए मुस्लिमों वाला फॉर्मूला अपनाना चाहिए। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा पर भी बदरुद्दीन ने बेतुका बयान दिया। बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि हिमंता बिस्वा शर्मा को भी लव जिहाद करना चाहिए। तो बदरुद्दीन अजमल के ये एक के बाद एक कई एक साथ विवादित बयान। शख्स का नाम है बदरुद्दीन अजमल, जो असम की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के मुखिया हैं। सुनिए हिंदुओं की शादी को लेकर इनके भीतर कितना जहर भरा है। वो लोग 40 साल से पहले 1, 2, 3 इलीगल बीवियां रखते हैं, वहाँ बच्चे होने नहीं देते, उनका खर्चा वो बजाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। इतना ही नहीं, बदरुद्दीन ने हिंदू परिवारों को एक और नसीहत दी है, वो भी सुन लीजिए। उनको भी अपनाना चाहिए मुसलमानों के इस फॉर्मूले को कि अपने बच्चों को, जवानों को 20-22 साल में शादियां कराओ, लड़कियों को 18-20 साल की उम्र में शादियां कराओ, फिर देखो आपके यहाँ भी कितने बच्चे पैदा होते हैं। बदरुद्दीन अजमल यही नहीं रुके, उन्होंने असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा पर भी एक विवादित बयान दिया है। आप 2, 4, 5 लव जिहाद खुद कर लो, ठीक है, हमारी मुसलमान बच्चियों को भगा के लेके जाओ। बदरुद्दीन के इन बयानों के बाद सियासी बवाल हो गया है। अरे भैया, मुस्लिम बेटी अगर हिंदू घर में आएंगी तो उनका कल्याण हो जाएगा, समझिए। वो 3 तलाक से बचेंगी, वो हलाला से बचेंगी। बदरुद्दीन ने जिस विवाद की शुरुआत की है, मानकर चलिए कि अब वो जल्दी शांत नहीं होगा। न्यूज एंड व्यूज में बात अब टारगेट 93 की। गुजरात में दूसरे चरण का चुनाव प्रचार आज खत्म हो जाएगा। 5 दिसंबर को राज्य की 93 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। उससे पहले पीएम मोदी एक्शन मोड में है। पहले चरण में आधे से ज्यादा गुजरात को मथने के बाद पीएम मोदी का पूरा फोकस उन 93 विधानसभा सीटों पर है जो हार और जीत का अंतर तय करने में निर्णायक साबित होंगी। खासतौर पर अहमदाबाद की 23 विधानसभा सीटें। इसलिए बीते 2 दिनों से अहमदाबाद में पीएम मोदी के बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं। शुक्रवार को भी जब पीएम मोदी ने अहमदाबाद में रैली की तो एक ही मंच से कई मुद्दों को छुआ।
आतंकवाद, सर्जिकल स्ट्राइक, निर्यात, परिवारवाद, घोटाला, गुजरात मॉडल जैसे मुद्दों पर पीएम मोदी ने कांग्रेस की घेरेबंदी की। कोई आतंकी घटना बने तो दुनियाની મદદ માટે ગુહાર લગાવવી પડતી હતી, મદદ કરો, મદદ કરો। આજે ભાજપ સરકાર આપણી સેનાઓ આતંકીઓને ઘરમાં જઈને મારે છે। કોંગ્રેસ માટે પરિવાર પહેલા, ભાજપ માટે દેશ પહેલા। पीएम मोदी ने अहमदाबाद में जनसभा करने से पहले और बाद में रोड शो भी किया। न्यूज एंड व्यूज में अब बात चुनावी निशाने की। देखिए, दूसरे चरण के चुनाव के लिए पीएम मोदी ने शुक्रवार को पाटन और आणंद में भी रैली की और इस दौरान उनके निशाने पर सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस रही। કોંગ્રેસની વિશેષતા એ છે કે ચૂંટણી ચાલતી હોય ત્યારે મોદીને ગાળો બોલવાની અને ચૂંટણીનું મતદાન આવે ત્યારે ઈવીએમને ગાળો દેવાની। पीएम मोदी जानते हैं कि कौन सी चोट कब, कहां और कैसे और किस पर करनी है और पाटन में ये बयान उसी रणनीति के तहत दिया गया। कांग्रेस नेताओं ने हाल फिलहाल में पीएम मोदी पर जितने भी विवादित बयान दिए उन पर पलटवार करने की बजाय पीएम मोदी ने इमोशनल कार्ड खेल दिया। पीएम पर विवादित बयानों का खामियाजा कांग्रेस पहले भी उठा चुकी है और इस बार भी वैसा ना हो इसलिए खुद मल्लिकार्जुन खड़गे सामने आए। अपने आप को ये कहते हैं मैं गुजरात का सुपुत्र हूँ, मुझे बाहर के लोग सब गालियाँ देते हैं, इसीलिए मुझे बचाओ। आप अगर बुरा काम करते हैं तो इस देश के प्रधानमंत्री वो बोलेंगे ही। गुजरात में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है और आज इस पर और जुबानी रंग चढ़ेगा। बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह भी गुजरात के रण में पूरी तरह मोर्चा संभाले हुए हैं। वडोदरा और मेहसाणा में शाह के चुनाव प्रचार पर रिपोर्ट है, देखिए। पिछले गुजरात चुनाव में 77 सीटें जीतकर कांग्रेस ने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी थी, लेकिन इस बार वो नौबत ना आए। उसी मुहिम के तहत खुद अमित शाह भी गुजरात में डेरा डाले हुए हैं। 2002 માં નરેન્દ્રભાઈએ હુલ્લડ કરવા વાળાને એવો સબક શીખવાડ્યો કે 2002 થી 2022 સુધી કોઈ માથું ઊંચું નથી। अमित शाह ने लोगों को यह भी याद दिलाया कि कांग्रेस ने गुजरात की विकास यात्रा में कहां-कहां और कब रोड अटकाया है। એમના રાજમાં 10 વર્ષમાં 4 વાર ભગવાન જગન્નાથની રથયાત્રા પર પ્રતિબંધ કોંગ્રેસે કોમી તોફાનમાં પહેલો નંબર લાયા હતા। નરેન્દ્રભાઈએ વિકાસના બધા કામોની અંદર ગુજરાતને એક નંબર બનાવવાનું કામ કર્યું છે મિત્રો। मेहसाणा और वडोदरा में विधानसभा की 17 सीटें हैं जो हार जीत में निर्णायक साबित हो सकती हैं। और अब बात कर लेते हैं सियासी दावों की। ऐसा नहीं है कि सियासी हमले सिर्फ बीजेपी की तरफ से ही हो रहे हैं, कांग्रेस भी पूरी ताकत के साथ मैदान में डटी हुई है और जीत के दावे कर रही है। एक तरफ बीजेपी बड़े बड़े रोड शोज और रैलियां कर रही है तो दूसरी तरफ राहुल गांधी जैसे अपने बड़े नेता की गैर हाजिरी में कांग्रेस ने डोर टू डोर कैंपेन की रणनीति अपनाई है। कांग्रेस नेता लोगों को रैलियों में बुलाने की जगह उनके दरवाजों पर दस्तक दे रहे हैं। कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भरोसा है कि उनकी ये तरकीब रंग लाएगी और इस बार जीत उनकी होगी। गुजरात में बहुमत आएगा, हमारी सरकार बनेगी। कांग्रेस ने अपने जादूगर यानी अशोक गहलोत को गुजरात चुनाव का पर्यवेक्षक बनाया है, जो इस वक्त राजस्थान में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की अगुवाई में जुटे हैं, लेकिन वहां से भी उनकी नजर गुजरात पर है और निशाने पर है पीएम मोदी। मोदी जी ने पूरा गुजरात छल मारा है। आप सोच सकते हो कि ये स्थिति क्यों बनी है, प्रधानमंत्री को बाबा ने जरूरत क्या पड़ रही है। आखिरी चरण के चुनाव से पहले कांग्रेस ने ओबीसी का बड़ा दांव भी चला है। खबरों के मुताबिक अगर कांग्रेस की सत्ता आती है तो वो किसी ओबीसी चेहरे को सीएम बनाएगी, साथ ही 3 डेप्यूटी सीएम बनाने का प्रयोग भी किया जाएगा। और न्यूज एंड व्यूज में बात कर लेते हैं आखिरी दाव की। देखिए, एमसीडी चुनाव के लिए वोटिंग कल होगी और उससे पहले अरविंद केजरीवाल ने अपना आखिरी दाव चल दिया है, लेकिन चुनाव से पहले बीजेपी के लिए भी एक गुड न्यूज है। पेड़ भी पत्ते बदल लेता है हर साल, इनको 15 साल हो गए, एक बार तो बदलनी चाहिए। दिल्ली में पूर्ण सत्ता हासिल करने के लिए केजरीवाल कुदरत के नियमों का हवाला दे रहे हैं।
वो कह रहे हैं कि अब तो बदल दो, 15 साल हो गए। इसके पीछे दलील है कि नीचे से ऊपर तक सरकार एक दल की होगी तो दिल्ली वालों के काम आसानी से होंगे, इंस्पेक्टर राज बंद कर देंगे, साफ सफाई से दिल्ली चमक उठेगी। 3-4 महीने के बाद एमसीडी के अंदर भ्रष्टाचार नाम की चीज नहीं बचेगी, आपको किसी तरह की कोई हैरेसमेंट नहीं होगी। जिस वक्त केजरीवाल अपनी और बीजेपी की नीयत में अंतर बता रहे थे, तभी कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी CIAT ने एमसीडी चुनावों में बीजेपी के समर्थन का ऐलान कर दिया। इस बार 4 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के व्यापारी अपना वोट भी देंगे, अपना समर्थन भी देंगे। व्यापारियों का मानना है कि दिल्ली से जुड़े ज्यादातर अधिकार केंद्र सरकार के पास है। ऐसे में उन्हें केजरीवाल नहीं, बीजेपी चाहिए। न्यूज एंड व्यूज में बात अब विवाद की। 1984 सिख दंगों के आरोपी जगदीश टाइटलर ने कांग्रेस उम्मीदवार के लिए प्रचार किया, जिस पर विवाद हो गया है। बीजेपी अब सवाल पूछ रही है कि पीड़ितों के जख्मों को क्यों कुरेद रही है कांग्रेस। भीड़ से घिरे इस चेहरे को अगर आप नहीं पहचानते तो बता दें कि इन्हीं का नाम है जगदीश टाइटलर। 1984 के दंगों को लेकर इन पर गंभीर आरोप है। पहले जब एमसीडी चुनाव के लिए दिल्ली कांग्रेस ने इन्हें अपने स्टार प्रचारकों में शामिल किया था, तब भी विवाद हुआ था और शुक्रवार को जब ये पाड़ा हिंदूराव इलाके में कांग्रेस प्रत्याशी के लिए प्रचार करने पहुंचे तो वो विवाद और बढ़ गया। बीजेपी आक्रामक हो गई। तो जाहिर तौर पे कि बड़ा पेड़ गिरता है और धरती हिलती है, वही उनकी मान्यता है और इसी कारण इस प्रकार का काम उन्होंने किया। कांग्रेस 1984 के दंगा पीड़ितों के जख्मों को कुरेदने से बाज नहीं आती है। बीजेपी के इस वार पर कांग्रेस ने भी तर्कों के साथ पलटवार किया है। पहले सिख राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह हमने बनाया कांग्रेस पार्टी में। देश के पहले सिख प्रधानमंत्री जी श्री मनमोहन सिंह जी, वही सिख समाज के जो लोग के ऊपर, किसान के ऊपर लखीमपुर खीरी में तो इनके जो है मंत्री जी के बेटा ने जो है कुचल दिया था गाड़ी से, सिख किसान। और देखिए, एमसीडी इलेक्शन के लिए चुनाव आयोग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। मेट्रो सेवा से लेकर स्कूलों की छुट्टी तक का वक्त बदल गया है। दिल्ली नगर निगम चुनाव अपने फाइनल फेज में पहुंच गया। 5 दिसंबर की सुबह से वोटिंग शुरू हो जाएगी। मतदान के लिए चुनाव आयोग की तरफ से पूरी दिल्ली में कुल 13,638 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जिनमें से 68 पिंक पोलिंग बूथ होंगे। 68 मॉडल पोलिंग बूथ अलग से बनाए गए हैं। मतदान की तैयारियों की वजह से आज के लिए दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों की छुट्टी घोषित की गई है। इसके बदले 10 दिसंबर यानी महीने के दूसरे शनिवार को स्कूल खुलेंगे, ताकि बच्चों की पढ़ाई का नुकसान ना हो। मतदान शांति से हो सके, इसलिए दिल्ली पुलिस ने भी बड़े स्तर पर सुरक्षा इंतजाम किए हैं। पुलिस ने पूरी तैयारी की हुई है। जो हर बूथ का एनालिसिस किया गया है, उसमें से जो क्रिटिकल बूथ्स हैं उस पर डिप्लॉयमेंट हमारी ज्यादा रहेगी। वोटिंग में तैनात कर्मचारी अपने पोलिंग बूथ तक आसानी से पहुंच सके, इसलिए रविवार सुबह 4 बजे से ही मेट्रो सेवा शुरू हो जाएगी। न्यूज एंड व्यूज में ये खबर बिहार से है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की रैली में हंगामा हो गया। मुजफ्फरपुर में चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे सीएम नीतीश कुमार और उनकी रैली में जमकर कुर्सियां चली। ये बिहार के सीएम नीतीश कुमार की रैली की तस्वीरें हैं। मंच पर सीएम भाषण दे रहे हैं और उनके सामने जमकर कुर्सी युद्ध चल रहा है। दरअसल कल कुर्नी विधानसभा उपचुनाव में जेडीयू कैंडिडेट मनोज कुशवाहा के समर्थन में नीतीश कुमार की रैली थी। जैसे ही नीतीश कुमार ने माइक संभाला, रैली में आए CTET और BTET के शिक्षक अभ्यर्थियों ने नौकरी को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। पहले तो मंच से हंगामा कर रहे लोगों को शांत कराने की कोशिश हुई, बात नहीं बनी तो जेडीयू और महागठबंधन के समर्थक इन अभ्यर्थियों से भिड़ गए और फिर दोनों तरफ से कुर्सियां चलने लगी। सुशासन बाबू के सामने उपद्रव शुरू हो गया। पुलिस ने किसी तरह मोर्चा संभाला और हालात को सामान्य किया। प्राथमिक शिक्षकों की बहाली की विज्ञप्ति जारी करने को लेकर युवाओं का आक्रोश फूटा तो जवाब सरकार की तरफ से आया। हंगामे के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि अभ्यर्थियों के लिए बहुत जल्द पटना में शिक्षा मंत्री बड़ा ऐलान करेंगे। वहीं आजम खां का गढ़ माने जाने वाले रामपुर में उपचुनाव है। सीट जीतने के लिए सीएम योगी खुद प्रचार कर रहे हैं। मुकाबला बीजेपी के आकाश सक्सेना और एसपी के आसिम रजा के बीच है।
भारत माता की। रामपुर असेंबली सीट का उपचुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। मैदान में पार्टी ने सूबे के सबसे बड़े प्रचारक को उतार दिया है। तो समाजवादी पार्टी के एक नेता लगातार आपके बीच में आकर के कह रहे हैं कि उनके साथ अन्याय हुआ है। मुझे लगता है इससे ज्यादा गुमराह करने वाला दूसरा वक्तव्य हो ही नहीं सकता है। व्यक्ति के कारनामे उसको उसके कार्यों की सजा देती है। जिसने जो किया होगा वह फल भी भोगेगा। उधर आजम खान पर एक और मुकदमा दर्ज हो गया है। इसी उपचुनाव में उन पर महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने का आरोप है। आजम के बचाव में उनकी बीवी तजीन फातिमा सामने आई। पिछले 4 सालों में मैंने, मेरे बेटे ने, मेरे पति श्री मोहम्मद आजम खान साहब ने जो जुल्म सहे हैं, उसके बाद कि हम अपनी बात जनता से भी नहीं कह सकते, हम लोगों को बता भी नहीं सकते। और अब बात शक्ति प्रदर्शन की। मैनपुरी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की प्रतिष्ठा इस वक्त दांव पर है, क्योंकि जब से पार्टी का गठन हुआ है तब से सीट पर दूसरी पार्टी का कैंडिडेट नहीं जीता। अंतिम दौर में बीजेपी और एसपी ने चुनाव प्रचार भी तेज कर दिया है। चुनाव पर एबीपी न्यूज से अखिलेश यादव ने बात की। मैनपुरी में पहली बार कमल खिलाने के लिए बीजेपी ने अंतिम दौर में प्रचार तेज कर दिया है। बीजेपी प्रत्याशी रघुराज सिंह शाक्य के समर्थन में आज केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल और कन्नौज से सांसद सुब्रत पाठक प्रचार करेंगे। उधर एसपी चीफ अखिलेश यादव भी इस वक्त मैनपुरी के उपचुनाव में सुपर एक्टिव है। अखिलेश को यकीन है कि मैनपुरी की सीट पर यादव फैमिली का दबदबा इस बार भी कायम रहेगा। जो मुख्यमंत्री राम राज्य न जानता हो, जो मुख्यमंत्री समाजवाद न जानता हो, समाजवाद ही राम राज्य है कि जात मजहब पर वोट न दीजिए, विकास पर वोट दीजिए। जो नेताजी ने विकास किया उस पर वोट दीजिए। मुख्यमंत्री से ज़्यादा कौन गुमराह कर सकता है? जिन्होंने ये कहा हो कि 15 लाख देंगे, किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, करोड़ों नौजवानों को नौकरी देंगे, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में बताओ मैनपुरी को क्या पैसा मिला? सैनिक स्कूल का बजट क्यों खा गई सरकार? आपके सड़कों का बजट क्यों खा गई सरकार? जो नौजवानों को नौकरी रोजगार मिलना था, आखिरकार उत्तर प्रदेश में मैनपुरी या आसपास के लोगों से क्यों भेदभाव हुआ? न्यूज एंड व्यूज में बात अब साजिश की। एम्स सर्वर हैकिंग मामले को सरकार गंभीरता से ले रही है। आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि एम्स सर्वर 8 दिन तक हैक रहना कोई मामूली घटना नहीं है। डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन बिल लाएंगे। पिछले महीने एम्स के सर्वर पर जो साइबर अटैक हुआ था, उसे किसने अंजाम दिया, कहां से अंजाम दिया गया और हैकिंग के पीछे मकसद क्या था? इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए सरकार ने केंद्रीय एजेंसियों को लगाया है। कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए और दिल्ली पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, क्योंकि सरकार को शक है कि सर्वर को 8 दिनों तक हैक करके रखना किसी छोटे मोटे हैकर का काम नहीं है। इसके पीछे बड़ी साजिश भी हो सकती है। ये कोई नॉर्मल फिनोमेनन नहीं है। पुलिस इस पे इन्वेस्टिगेशन जरूर कर रहा है, मतलब, लेकिन रैंसमवेयर अटैक्स काफी सोफिस्टिकेटेड अटैक्स हैं। एम्स के सर्वर में करोड़ों लोगों की सेहत से जुड़ी जानकारियां स्टोर हैं। इसमें देश की कई बड़ी हस्तियों के सेहत से जुड़ा डेटा भी है। इसलिए जानकार मानते हैं कि साइबर अटैक को हल्के में लेना बहुत बड़ी भूल होगी। इसमें बाहरी ताकतों का भी अंदेशा है कि इसमें इस्तेमाल हो सकती है। सरकार भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए एक स्टैंडर्ड तय करने पर विचार कर रही है, जिसे एडवाइजरी के रूप में एम्स जैसे संस्थानों को भेजकर उनमें इसे लागू करने के लिए कहा जाएगा। न्यूज एंड व्यूज में अब खबर पाकिस्तान से। देखिए, पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान सत्ता पाने के लिए इतने बेचैन हैं कि अब उन्होंने ब्लैकमेलिंग का रास्ता अपना लिया है। इमरान ने पाकिस्तान सरकार को बड़ी धमकी दी है। सौदेबाजी से बात नहीं बनी तो अब इमरान खान पाकिस्तानी हुकूमत को धमकी देने पर उतर आए। या तो हमारे साथ बैठे और बात करें कि जनरल इलेक्शन की हमें डेट दें, कब आप लाना चाहते हैं, नहीं तो फिर हम अपनी असेंबली रिजॉल्व करेंगे। सुना आपने, इमरान खान चुनाव की तारीखों का ऐलान करने के लिए शहबाज शरीफ को धमकी दे रहे हैं। पाकिस्तानी सरकार ने भी इमरान खान की धमकी का जवाब धमकी से देते हुए कहा कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में गवर्नर रूल भी लगाया जा सकता है। इमरान खान खुद कहने लगे कि उनके खिलाफ सरकार और विरोधी दल कुछ बड़ा कर सकते हैं। वो ये कहते हैं कि या तो इलेक्शंस की डेट दें या फिर असेंबली हम तहलील कर देंगे। साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि मुझे नाअहल करके ये जेल में डालना चाहते हैं। दाल में कुछ तो काला है ना, खान ने को तो कोई ना कोई तो गंद की है ना, कि उसको पता है कि उसकी वजह से वो जेल जा सकता है। तो मेरा ये ख्याल है कि अभी
इमरान खान वो बिल्डअप कर रहे हैं कि जी उनको पता है उनके खिलाफ केसेस हैं, उनको पता है उनमें से कुछ केसेस में सजा होनी है उनको। और न्यूज एंड व्यूज में ये खबर श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी हुई है, जिसमें आरोपी आफ्ताब ने 2 बड़े खुलासे कर दिए हैं। 2 बड़े खुलासे ये कि एक तो उसने चाइनीज चॉपर का इस्तेमाल किया था, ये भी आया है, और पोस्ट नार्को टेस्ट में आफ्ताब ने कौन सा राज उगला है, और अब आफ्ताब के खिलाफ पुलिस का अगला कदम क्या होगा, इस रिपोर्ट में देखिए। बिल्कुल ऐसा ही था वो औजार जिससे आफ्ताब ने श्रद्धा के जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। दिल्ली पुलिस के टॉप सोर्सेज के हवाले से यह खुलासा हुआ है कि आफ्ताब ने चाइनीज चॉपर से श्रद्धा के टुकड़े टुकड़े किए थे। एबीपी न्यूज ने आफ्ताब के घर के करीब कई दुकानों में चाइनीज चॉपर मिलने की तफ्तीश की। हम ये जानकर चौंक गए कि सिर्फ 400 से 800 रुपए में चाइनीज चॉपर यहाँ के लगभग सभी बर्तन की दुकानों पर उपलब्ध था। ये आफ्ताब के घर के 2 किलोमीटर के दायरे के अंदर स्थित मेहरौली की मार्केट है, जहां पर एबीपी न्यूज़ ने जो है दुकानों में जाकर के चाइनीज़ चॉपर के बारे में खरीदना चाहा, जानना चाहा, और लगभग हर बर्तन की दुकान पर जो है वो चाइनीज चॉपर जो है वो आसानी से अवेलेबल था। साथ ही ये भी पता चला कि जिस आरी से उसने श्रद्धा के शव को काटा था, वो आरी गुरुग्राम में ऑफिस के पास फेंक दी थी। अभी श्रद्धा का मोबाइल भी पुलिस को नहीं मिल सका है। आफ्ताब का कहना है कि उसने श्रद्धा का फोन मुंबई में समंदर में फेंक दिया था। तो आफ्ताब से हो रही पूछताछ में लगातार वो बड़े खुलासे कर रहा है। पोस्ट नार्को टेस्ट में आफ्ताब ने कौन सा राज उगला, और अब आफ्ताब के खिलाफ पुलिस का अगला कदम क्या होगा, इस रिपोर्ट में देखिए। कल तिहाड़ में पूरे 105 मिनट तक आफ्ताब का पोस्ट नार्को टेस्ट चला। आफ्ताब से पहले नार्को टेस्ट में पूछे गए सवाल दोहराए गए। आफ्ताब ने सभी सवालों के एक जैसे जवाब दिए। पहले ये टेस्ट एफएसएल ऑफिस में किया जाना था, लेकिन आफ्ताब की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एफएसएल के 4 सदस्यों की स्पेशल टीम और केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर तिहाड़ पहुंचे, जहां एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के अंदर ही एक कमरे में आफ्ताब का पोस्ट नार्को टेस्ट हुआ। अब दिल्ली पुलिस श्रद्धा हत्याकांड में जल्द से जल्द कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करेगी। 14 दिन की रिमांड के बाद पुलिस ने नार्को कराया, पॉलीग्राफिक टेस्ट कराया, और उसके बाद तिहाड़ के अंदर पोस्ट नार्को टेस्ट हुआ। अब पुलिस आफ्ताब से पूछताछ नहीं कर पाएगी। पुलिस के पास समय है 90 दिन के अंदर जल्द से जल्द चार्जशीट दाखिल करने का। ऐसे में इस पॉलीग्राफ और पोस्ट नार्को टेस्ट के जरिए पुलिस को क्या अहम सबूत मिल पाते हैं, जिससे वो इस केस की कड़ियों को कुछ इस तरीके से कोर्ट में रख सके कि आफ्ताब को सख्त से सख्त सजा दिलाई जा सके। एशिया कप क्रिकेट से जुड़ी बड़ी खबर। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने अब मेजबानी छीनने के डर से धमकी देना शुरू कर दिया है। 2023 का एशिया कप होगा या नहीं होगा, तो पाकिस्तान में होगा या नहीं, इन सवालों का डर पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड में साफ देखा जा सकता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा को लगता है कि एशिया कप की मेजबानी पाकिस्तान से छीनी जा सकती है, इसलिए अब रमीज राजा ने धमकी देनी शुरू कर दी है। अगर एशिया कप हमारे से लेके न्यूट्रल वेन्यू पे जाना, ये नहीं होने वाला। तो इसके बाद जो भी हम करेंगे वो उसके हिसाब से करेंगे, अपनी जो भी हमारी स्ट्रैटेजी हो। इतना ही नहीं, रमीज राजा के सामने चुनौती ये भी है कि अगर भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं गई तो क्या श्रीलंका और बांग्लादेश वहां जाएंगे? सुनिए रमीज राजा का जवाब। मेरा क्वेश्चन था कि एक कंसर्न है कि शायद श्रीलंका और बांग्लादेश भी फिर ना आए, या इंडिया का वो नहीं आते तो नहीं आएंगे। अगर ये कहीं और बाहर जाता है, मे बी विल फुल क्या पता। वैसे सुरक्षा और राजनीतिक कारणों के चलते 2008 के बाद से अब तक टीम इंडिया ने पाकिस्तान का दौरा नहीं किया है। इस मामले में बीसीसीआई को भारत सरकार के फैसले का इंतजार है। और अब खबर फीफा से जुड़ी हुई। देखिए, फुटबॉल विश्व कप में उलटफेर जारी है। साउथ कोरिया ने पुर्तगाल को हराकर सनसनी फैला दी है। किसने सोचा होगा कि दक्षिण कोरिया की टीमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पुर्तगाल को हरा देंगी। विश्व कप में एक और उलटफेर हो गया। लीड लेने के बावजूद पुर्तगाल मैच हार गई। मैच शुरू हुआ नहीं था कि 5वें मिनट में ही पुर्तगाल के रिकार्डो होर्ता ने
गोल कर दिया। 27वें मिनट में दक्षिण कोरिया ने मैच में वापसी की। किम युंग गोन ने गोल दागकर 1-1 की बराबरी कर ली। निर्धारित 90 मिनट तक यही स्कोर था। खेल इंजरी टाइम तक पहुंचा और यहां चमत्कार हो गया। दक्षिण कोरिया के वांग ही चैन ने गोल मारकर साउथ कोरिया को ऐतिहासिक जीत दिला दी। पुर्तगाल हारकर भी अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर गया। दक्षिण कोरिया तीसरी बार अंतिम 16वें में पहुंचने में कामयाब रहा है। ग्रुप एच के मुकाबले में उरुग्वे ने घाना को 2-0 से हराया, लेकिन जीत कर भी उरुग्वे बाहर हो गया। वहीं अगर घाना ये मुकाबला जीतती तो वो अंतिम 16 में पहुंच जाती। लेकिन इस ग्रुप से पुर्तगाल और साउथ कोरिया नॉकआउट में जाएंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 4 दिसंबर को देर शाम राजस्थान में प्रवेश करेगी। उससे पहले राजस्थान कांग्रेस में फूट की एक और खबर आई है। सूत्रों के मुताबिक फूट से निपटने के लिए राजस्थान में कांग्रेस गहलोत की जगह किसी और को मुख्यमंत्री बना सकती है और पायलट को महासचिव बनाने का फैसला भी लिया जा सकता है। सियासत में जो दिखता है असल में वो होता नहीं। राजस्थान कांग्रेस में गहलोत और पायलट गुट के विवाद को कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सुलझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन ये प्रयास भी नाकाफी साबित हुए। एबीपी न्यूज को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक गहलोत और पायलट का झगड़ा अभी सुलझा नहीं है और दोनों नेताओं में मतभेद कायम है। इतना ही नहीं, बताया जा रहा है कि सचिन पायलट कांग्रेस आलाकमान पर उन्हें मुख्यमंत्री बनाए जाने के लिए दबाव बना रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक सचिन पायलट ने गांधी परिवार तक ये मैसेज पहुंचाया है कि अगर उन्हें सीएम नहीं बनाया गया तो वो पार्टी छोड़ भी सकते हैं। फिलहाल कांग्रेस आलाकमान अभी गुजरात और हिमाचल के नतीजे के इंतजार में है। नतीजे आने के बाद बड़ा फैसला हो सकता है। कांग्रेस तो नेता हमारे जो होते हैं उनके अनुसार में चलती है। छोटे मोटे मनमुटाव तो देश में हर जगह हर पार्टी में। वहीं जेएनयू की दीवारों पर जाति सूचक नारों ने अब तूल पकड़ लिया है। एबीपी न्यूज ने जेएनयू कैंपस से माहौल का जायजा लिया। टुकड़े टुकड़े गैंग और गजवाए हिंद की कल्पना करने वाले लोग जो भारत को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं, ऐसे लोग बहुसंख्यक हिंदुओं में दरार मतभेद पाटने के लिए ये स्लोगन लिखा है। जेएनयू के कैंपस में जाति सूचक नारों के पीछे कौन है, उस पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान से साफ है कि मामला पूरी तरह से पॉलिटिकल बन चुका है। जेएनयू छात्र संघ की अध्यक्ष आयशी घोष ने जेएनयू प्रशासन से जांच की मांग की है। इस बीच एबीपी न्यूज की टीम ने जेएनयू कैंपस में स्टूडेंट से बातचीत की। कुछ स्टूडेंट में डर दिखा तो कुछ ने जाति सूचक स्लोगन के पीछे वामपंथी पार्टी से जुड़े स्टूडेंट्स को जिम्मेदार बताया। आप इनके पुराने दृश्यों को देखें, कृतियों को देखें तो उससे यही साक्ष्य निकल के आता है। जांच के बाद हमेशा इन लोगों पे ही आरोप लगता है। जो लेफ्ट समर्थित गुंडे हैं, अगर वो इस प्रकार के स्लोगन्स को लिखेंगे या बोलेंगे या खून बहाने की बात करेंगे तो निश्चित है कि चिंतित होना हमारे पेरेंट्स का हमारा लाजमी है। और दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कहां पर एक्टिव हो गया है, साथ ही कहां सैलाब से हाहाकार मच गया है, रिपोर्ट देखिए। 38 साल शांत रहने के बाद दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी फट गया। ये तस्वीरें अमेरिका के हवाई की है, जहां मौना लोआ वोल्केनो ने लावा उगलना शुरू कर दिया। आखिरी बार मौना लोआ में साल 1984 में विस्फोट हुआ था। वोल्केनो ब्लास्ट को दूर से देखने के लिए लोगों की लाइनें लग गई। अब आपको ब्राजील में आई आसमानी आफत की तस्वीर दिखाते हैं। सेंट अमारो इलाके में सैलाब ने ऐसा कहर मचाया कि पूरा शहर टापू बन गया। फ्लड अटैक में फंसे लोगों की जान बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर लगाने पड़े। ये देखिए रेस्क्यू टीम किस तरह छत पर खड़े असहाय लोगों को बचा रही है। 5 दिन की मूसलाधार बारिश ने ब्राजील के कई शहरों में सैलाब का संकट खड़ा कर दिया है। बाढ़ के बाद लगातार हो रही लैंडस्लाइड की घटना से लोगों में दहशत फैल गई। दक्षिण ब्राजील के पराना में सबसे बुरा हाल है। आसमानी आफत में 2 की मौत हो चुकी है, जबकि 50 से ज्यादा लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। न्यूज एंड व्यूज में बात अब खबर यूक्रेन की जंग से जुड़ी। जपोरिजिया और लुहांस्क में यूक्रेन और रूस के बीच भीषण लड़ाई जारी है। जंग के कुछ चौंकाने वाले वीडियो सामने आए हैं।
ये रूस की सेना पर यूक्रेन की 110वीं ब्रिगेड का बारूदी प्रहार है। तस्वीरें ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट के नजदीक की है, जहां रूसी सेना की एक एम्यूनिशन डिपो पर यूक्रेन ने कुछ इस तरह आसमान से हमला किया। बम गिरा, तेज धमाका हुआ और सब नेस्तनाबूद हो गया। बैटलफील्ड में ड्रोन्स के इस्तेमाल से यूक्रेन की सेना ने कई कामयाबी हासिल की है। ये अटैक भी ड्रोन से ही किया गया है। उधर यूक्रेन की जंग में उतारने के लिए रूस लगातार अपने सैनिकों को ट्रेनिंग दे रहा है। टैंक से, असॉल्ट राइफल से, ग्रेनेड लॉन्चर से इन सैनिकों को अटैक करना सिखाया जा रहा है। अब रूसी रक्षा मंत्रालय से जारी हुए इस वीडियो को देखिए। रूस का दावा है कि लुहांस्क में उसका कब्जा बढ़ता जा रहा है। नोवोसेलिस्की गांव पर रूस ने कब्जे का दावा किया है। न्यूज एंड व्यूज में अब बात फुटबॉल विश्व कप में हुए एक और उलटफेर की। कैमरून ने ब्राजील को 1-0 से हरा दिया। ग्रुप जी में भी एक बड़ा उलटफेर हो गया। कैमरून ने 5 बार की चैंपियन ब्राजील को हरा दिया। 90 मिनट तक दोनों ही टीमों की तरफ से कोई गोल नहीं हुआ, लेकिन इंजरी टाइम में कैमरून ने कमाल कर दिया। विंसेंट अबू बकर ने शानदार हेडर के जरिए कैमरून को मैच जिता दिया। फुटबॉल विश्व कप के इतिहास में पहली बार ब्राजील को किसी अफ्रीकी देश ने मात दी है। अब बात ग्रुप जी के दूसरे मैच की। सर्बिया और स्विट्जरलैंड में करो या मरो का मुकाबला था। जीत का मुकाबला था प्री क्वार्टर फाइनल में जाना। 20वें मिनट में स्विट्जरलैंड के स्टार फुटबॉलर शकीरी ने गोल दागकर लीड बनाई, लेकिन अगले 15 मिनट में सर्बिया ने 2 गोल दागकर सनसनी मचा दी। हालांकि 1-2 से पिछड़ने के बाद भी स्विट्जरलैंड ने यह मैच 3-2 से जीत लिया। नॉकआउट में ब्राजील की भिड़ंत साउथ कोरिया से और स्विट्जरलैंड की भिड़ंत पुर्तगाल से होगी। और एक बड़ी खबर जानिए इस वक्त की पंजाब के फाजिल्का से, जहां सीमा पार से ड्रोन वाली साजिश नाकाम हुई है। सीमा पार से ड्रोन से भेजे गए पिस्टल और 2 मैगजीन बीएसएफ ने बरामद की है। करीब 7.5 किलो हेरोइन भी जब्त की गई है। पंजाब के फाजिल्का से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सीमा पार से जो ड्रोन से घुसपैठ की साजिश होती है, उससे जुड़ी ये बड़ी खबर है। 7.5 किलो हेरोइन बीएसएफ ने पकड़ी है। पिस्टल बरामद हुई है, 2 मैगजीन भी बीएसएफ ने बरामद कर ली है। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे एबीपी संपादक जगविंदर पटियाल जी। जगविंदर जी, क्या जानकारी है पूरी? देखिए, देर रात बीएसएफ ने फाजिल्का के चूड़ीवाला चिश्ती पोस्ट के पास एक ड्रोन की मूवमेंट स्पॉट की और उसके बाद उन्होंने ड्रोन पर फायरिंग की। लगातार फायरिंग करने के बाद जो है वो ड्रोन को वहां पर मार गिराया गया, जिसमें से 3 पैकेट जो है वो संदिग्ध हेरोइन के माने जा रहे हैं। पिस्टल बरामद हुआ, 2 मैगजीन बरामद हुआ, 50 कारतूस बरामद हुए। लेकिन खास बात यह है कि 3-4 लोगों की वहां पर, जहां से ये हेक्साकॉप्टर ड्रोन आया था, वहां पर एक मूवमेंट स्पॉट की गई। तो बीएसएफ ने उन लोगों को भी ललकारा। माना जा रहा है ये स्मगलर या फिर घुसपैठिए हो सकते हैं, लेकिन बीएसएफ की फायरिंग को देखकर ये वहां से भाग खड़े हुए और इन लोगों ने सीमा के इस तरफ आने की कोशिश नहीं की। और जो एक साजिश रखी गई थी ड्रोन से हथियार और ड्रग्स इधर भेजने की भारत की तरफ, उसको नाकाम किया है बीएसएफ। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।